मित्रों, जैसा कि हम भारत की खनिज संपदा के अंतर्गत धात्विक खनिजों को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी धात्विक खनिज में लोहा, बॉक्साइड और अन्य जो उद्योग थे, जो भी और खनिज थे, धात्विक खनिज जैसे तांबा हुआ, राइट। कि मैंने फिर आपको बताया था सोना, चांदी, के मैग्नीज। तो ये जो धात्विक खनिज हैं, इनको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम आज समझते हैं, अभ्रक के संदर्भ में समझेंगे, इसी में संगमरमर के विषय में समझेंगे। ओके, चूना पत्थर आपको मैंने समझा दिया है, ठीक। चूना पत्थर को भी कंप्लीट करा दिए हैं। संगमरमर आप समझते हैं, और शीशा है उसके विषय में समझेंगे, जिप्सम, राइट, और जस्ता जिंक, इसके विषय में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। हल्का हल्का समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नॉलेज के अकॉर्डिंग ही अगर आपको समझाएंगे तो बेस्ट रहेगा। वैसे अगर फालतू का नॉलेज है तो वो चीज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उनको समझना कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभ्रक के संदर्भ में। ओके, मैं अभ्रक के विषय में पढ़ा रहा था। तो अभ्रक आप जानते हो, जिसे माइका भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये भी ठोस होता है। तो धात्विक खनिज में मैंने आपको क्या क्या बता दिए थे। धात्विक खनिज के अंतर्गत मैंने लोहा को भी कंप्लीट कराया है, बॉक्साइट को भी कंप्लीट करा दिए हैं, राइट। के बाद बॉक्साइट के बाद मैंने आपको पढ़ाया है तांबा, मैग्नीज, सोना, चांदी। के बाद चूना पत्थर, राइट। ये जितने हैं आपके धात्विक खनिज को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम पढ़ेंगे, चूना पत्थर हो गया ना। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं अभ्रक। अभ्रक को समझते हैं कि मायका भी बोलते हैं। ठीक, इसको थोड़ा समझ लो। देखो, अभ्रक या मायका, ये एक्चुअली में होता क्या है? ये भी आप जानते हो, उत्पत्ति के आधार पर ये भी रूपांतरित जो खनिजें, रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं, उसमें उपस्थित जो भी खनिज देखने को मिलते हैं, तो उनमें खनिज में आप पता है आपको क्या क्या होते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि जितनी रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जितनी भी रूपांतरित चट्टानें होती हैं, वो एक दूसरे के इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। अर्थात अगर कोई चट्टान यहाँ पर है, ठीक, अगर उसको केमिकल या फिजिकल रूप देखोगे तो वो इस स्थिति में देखने को मिलेगी। अगर वही चट्टानें हैं तो समय के अनुसार वो यहाँ मिलेगी, ठीक। वही चट्टान है वो समय के अनुसार यहाँ मिलेगी, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ मिलेगी। तो आप जानते हो ये जो क्रम चलता है, ये चट्टानों का चलता है, जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उन्हीं चट्टानों में आप जानते हो, यही भी जो पदार्थ है या उनको बोलते हैं धात्विक खनिज हैं, ये जो उपस्थिति रहती है वो इन्हीं चट्टानों में आपको मिलेगी। ओके, इन्हीं चट्टानों में मिलेगी। तो जितने भी ये आपको खनिज मिलेंगे, जैसे मैग्नीज है, सोना है, चांदी है, चूना पत्थर है, तो ये एक प्रकार के देखा जाए तो ये जो होते हैं ना, ये इन चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। इनका भी रूपांतरित होता है, जैसे चूना पत्थर का संगमरमर है। ओके, चूना पत्थर का जैसे संगमरमर है, तो ये उनके क्या है? रूपांतरित है, रूपांतरित हैं, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अभ्रक या माइका है, ये भी एक रूपांतरित चट्टानों में ही देखने को मिलता है। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, आपने जो आपने देखे हों, बेसाल्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन बेसाल्ट का जो आपने रूपांतरित जो रूप होता है, बेसाल्ट का जो रूपांतरित रूप होता है, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये चट्टानें हैं, जिसमें हमने आपको बताया था धारवाड़ की है, हड़प्पा क्रम की है, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, ठीक, टर्सरी युग की चट्टानें हैं, क्वार्टरी युग की चट्टानें हैं। ये जो चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों में ये सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आप जानते हो कि इन चट्टानों में भी जब इनका रूपांतरण होता रहता है, तो इसकी वजह से चट्टानों में भी अगर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये चट्टानें जब रूपांतरित होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो मैकेनिज्म होते हैं या जो धातुविक खनिज होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। तो अभ्रक जो आपको मिलेगा, राइट, अभ्रक जो आपको मिलेगा, ये आप जानते हो कहाँ कैसी चट्टानों में मिलता है। तो ये भी रूपांतरित चट्टानों में मिलता है। रूपांतरित चट्टानें बहुत सारी होती हैं, तो उनमें किसी में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अभ्रक जो है ना, ये आपको मिलेगा हड़प्पा क्रम या विंध्य क्रम की चट्टानों में भी मिल जाएगा, ठीक है।
चलो, तो उत्पत्ति के आधार पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। ठीक, धारवाड़ की भी बिंदक्रम की में भी मिल जाएगा। उसके बाद आप जानते हो जो गोंडवाना लेंस लगी चट्टानें हैं, जैसे कि क्वार्टरी है, टर्सरी है, तो वहाँ पर भी ये मिल जाएगा, लेकिन इसकी मात्रा है वहाँ बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो उत्पत्ति के आधार पर इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। केवल कुड़प्पा है, बिंदक्रम, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि अगर आप इसके उपयोग के संदर्भ में अगर समझते हो, उपयोग के आधार पर कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले ये बिजली विभाग, या हम कह सकते हैं बिजली जो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो बिजली के जितने भी आपको उपकरण मिलेंगे, राइट, बिजली के जितने भी उपकरण मिलेंगे उनमें सभी में अभ्रक देखने को मिलेगा। अभ्रक एक प्रकार की, आपने देखा हो, एक प्लेट नुमा होती है। क्या होती है? एक प्लेट नुमा होती है, जहाँ पर समस्त तार जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। आपने देखा हो कोई भी एक सेट टॉप बॉक्स हो या कोई भी आप टीवी ले लो, उसमें आपने देखे हो जो तार लगे होते हैं उसके नीचे प्लेट नुमा होती है, इस प्रकार की परत, राइट, परत होती है, उसमें जितने भी मैकेनिज्म होते हैं वो सभी लगाए जाते हैं। ओके, जितने मैकेनिज्म होते हैं वो लगे होते हैं। तो वही जो प्लेट होती है वो एक्चुअली में किसकी बनी होती है? वो होती है अभ्रक की, अर्थात माइका की। ठीक है, इससे क्या होता है कि बिजली, एक्चुअली में आप जानते हो कि ये जो होता है ना, ये होता है बिजली का कुचालक। ये बिजली का कुचालक होता है, राइट। अब बिजली का कुचालक होने की वजह से जो लाइट होती है वो इसमें क्या है, ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। मतलब कि एक तार, जो तार लगे होते हैं, तो ये एक तार से दूसरे तार में इस प्रकार से इसे अभ्रक के माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, राइट। कैथोड एनोड में एक दूसरे में ये टकराव उनका नहीं होता है। इस वजह से आप जानते हो कि इसमें किसी प्रकार की आप जानते हो स्पार्किंग जैसी गतिविधि नहीं देखने को मिलती है। ओके, इसका कारण ये है कि ये जो होता है ना, पूर्णतया बिजली का कुचालक होता है, पूर्ण रूप से 100% बिजली का ये कुचालक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हो। इसके बाद आप जानते हो कि यह आपको मैंने बता ही दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो, आपने कंडेंसर भी देखे हों। कंडेंसर जो होते हैं, लाइट सुविधा वाले जो कंडेंसर होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप जानते हो बिजली क्षेत्र में, तो आप उम्मीद कर लो कि बिजली क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं उसमें सभी में अभ्रक का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप जानते हो कि कुछ कंडेंसर ऐसे होते हैं जो जल को वाष्प में बदलने में काम आते हैं। जल के वाष्प में बदलने का काम आते हैं, तो उसमें भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ पनबिजली बनती है, राइट, पनबिजली बनती है, वहाँ पनबिजली में भी टरबाइन घुमाई जाती है, तो उसमें भी आपको ये अभ्रक माइका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो ये उपयोग के आधार पर ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो बिजली उपकरण होते हैं, बिजली जहाँ बनाई जाती है वहाँ यूज किए जाते हैं, राइट। और इतना ही है, कोई ज़्यादा इसका वैसे और किसी अदर क्षेत्रों में नहीं है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो बिजली क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा इसको यूज में देखने को मिलेगा। चलो, तो इसके बाद आप जानते हो भारत में बात की जाए तो भारत में अभ्रक जो मिलेगा वो सबसे ज़्यादा है, लगभग में 60% आपको भारत में अभ्रक मिलेगा। तो अभ्रक जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। एक बात दिमाग में सेट कर लो कि भारत में अगर आप देखोगे तो गुणवत्ता के आधार पर जिनकी मात्रा आप रुपीज़ के आधार पर या आप उनके क्वालिटी के आधार पर देखोगे ना, तो हमारे यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें कम मिलती हैं। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें कम मिलती हैं, मतलब जो धात्विक खनिज होते हैं वो भारत में बेस्ट क्वालिटी कम मिलते हैं। सब कबाड़े टाइप के भर रखे हैं भारत में। ठीक है, तो अब वो तो नेचर पे डिपेंड है कि नेचर ने कैसा दिया है। तो अभ्रक आप देखोगे तो 60% भारत ही में ही मिलेगा, 60% जो है वो भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का जो अभ्रक है, जो भारत का अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है। चलिए, इसकी अगर खदान की बात की जाए तो खदान अगर आप देखोगे तो इसकी जो खदानें हैं, राइट, इसकी जो खदानें हैं तो वो आपको झारखंड मिल जाएगी। ठीक, झारखंड मिल जाएगी। झारखंड में आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है आपको, जैसे धनबाद है, पलामू है, बोकारो है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट खदानें हैं यहाँ की, मिल जाएगा।
इसके बाद राजस्थान में भी ये मिलता है, तो राजस्थान में आपको मिलेगा। तो राजस्थान की खदानें आपको पता होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो खेतड़ी वाली खदानें हैं उन्हीं के आसपास ये देखने को मिलता है। ठीक है, जो खेतड़ी की खदानें हैं, जैसे आप लिख सकते हो खेतड़ी खदान। ठीक है, सुल्तानपुर वाले क्षेत्र, अलवर वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी मिलता है। तो आपने वहाँ का नाम सुना हो, उलूबर। उलूबर शायद एक नाम है। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये आंध्र प्रदेश में मिल जाता है। चलिए, तो अभ्रक जो है इतना पर्याप्त है समझने के लिए। ठीक है, लेकिन ये दिमाग में आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो बिजली क्षेत्र में जितने भी आपको उपकरण मिलेंगे उसमें नीचे जो प्लेट होती है शायद वो एक प्रकार की अभ्रक की ही बनी होती है, और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक। बस यही दिमाग में होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। खदान से नहीं बनेगा, अभ्रक से कभी खदानों से नहीं बनता है। बस यही बनता है कि ये अभ्रक जो है बिजली का कुचालक है कि सुचालक है, तो ये याद होना चाहिए। दूसरी बात है, इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होता है, तो ये प्लेट होती है, राइट। जो जितने भी उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है, ताकि की जो स्पार्किंग रहे होती है ना, वो हो ना सके, क्योंकि एक दूसरे से ये इस प्रकार से निविदा में रहें, राइट। ठीक, निविदा जिसे बोलते हैं, इस रहते हैं। चलो, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, अभ्रक के बाद आता है आपका यूरेनियम। तो यूरेनियम की अगर बात की जाए, तो यूरेनियम जो है भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और ये आपको देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर थोड़ा समझ लो। यूरेनियम जो उत्पत्ति है, यूरेनियम की जो उत्पत्ति है, वो अगर आप देखी जाए, राइट, वो अगर देखा जाए तो वो आपको जो यूरेनियम है वो आपको कहाँ मिलेगा, धारवाड़ वाली जो चट्टानें हैं उनमें भी मिल जाएगा। जो धारवाड़ की क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें आपको यूरेनियम मिल जाता है। उसके बाद आप जानते हो कि जो बेस्ट यूरेनियम, यूरेनियम एक प्रकार का धातु ही होता है। तो आप देखोगे, यूरेनियम देखोगे, तो ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं एक प्रकार के संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अर्थात मतलब कि इसमें जो होता है रिएक्शन होता है, या इस प्रकार से बोलते हैं कि इनके अंतर्गत जो रिएक्शन रहता है वो निरंतर न्यूक्लियर में जो किरणें होती हैं वो निरंतर क्या होती रहती हैं, उत्सर्जित होती रहती हैं, राइट। तो इसका रीजन, इसका होने का रीजन क्या है, तो आप जानते हो कि पृथ्वी में आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर संवहन क्षेत्र मिलेगा। तो इसी क्षेत्र में से जो भी आपको पदार्थ देखने को मिलेंगे वहाँ पे यूरेनियम की मात्रा मिल जाती है। लेकिन आप जानते हो कि ये जो डिपेंड करता है ना कि भारत के में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में आप इतने आंतरिक क्षेत्र में तो जा नहीं सकते। अब किसी प्रकार से उद्भेदन हुआ है, ठीक, छद्मनुमा उद्भेदन हुआ हो, चाहे अंतरालनुमा उद्भेदन हुआ हो ज्वालामुखी का, तो उससे चट्टानें ऊपर आ जाती हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे तो संवहन क्रिया कुछ विशेष क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर जो ये मटेरियल है, और मटेरियल है, तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, राइट। जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी हाई रहता है, साथ ही साथ प्रेशर है वो काफ़ी हाई रहता है। तो इसमें जो यूरेनियम है इनके निरंतर जो रिडक्शन है, रिडक्शन निरंतर इसमें से निकलता रहता है। ठीक है, इसकी वजह से आप जानते हो कि ये यूरेनियम जो होते हैं काफ़ी संवेदनशील होते हैं, यहाँ से निरंतर जो होती हैं किरणें निकलती रहती हैं, जैसे आपने अल्फ़ा, बीटा है, गामा है, ओके, ये इसमें से निरंतर निकलती रहती हैं, और ये काफ़ी काफ़ी घातक होती हैं। ओके, ये काफ़ी घातक होती हैं। चलिए, तो इतना समझ में आना चाहिए। इसमें आप जानते हो कि यूरेनियम, यूरेनियम जो है आपको दो टाइप के मिलते हैं। जैसे आपने सुना हो से U235, 92U235 और 92U238, राइट। ये दो प्रकार के यूरेनियम होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के यूरेनियम होते हैं। और ये वाला आप देखोगे, ये वाला जो यूरेनियम है जब इस पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, राइट, क्योंकि निरंतर इनसे रिडक्शन फैलता रहता है, रिएक्शन निकलता रहता है, तो इनको न्यूट्रॉन की बौछार द्वारा इनको नियंत्रित करते हैं, राइट। जब नियंत्रित करते हैं
तो इसे क्या करते हैं, इसे नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ आप जानते हो कि इसे तोड़ते भी हैं। ठीक, न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, इसे तोड़ते हैं। जब इसे तोड़ते हैं और इसे भी तोड़ते हैं, तो दोनों को तोड़ते हैं। यूरेनियम दो प्रकार के हैं, और ये जैसे 92, इसका परमाणु भार आप जानते हो। ठीक, परमाणु भार देखते हो, ये परमाणु जैसे क्रमांक है। तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, इनमें देखो बेसिक अंतर है। तो ये वाला जो यूरेनियम है ना, ये आसानी से टूट जाता है। जब इसे न्यूट्रॉन बौछार करते हैं ना, तो ये आसानी से टूट जाता है। ठीक है, नियंत्रण नियंत्रण देखो किससे करते हैं, वो करते हैं बोरॉन से। ठीक, बोरॉन की जब छड़ डालते हैं, उससे नियंत्रण होता है। ये दिमाग में याद रखना, इससे नियंत्रण होता है। न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, इससे नियंत्रण भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इससे नियंत्रण नहीं होता है। वैसे आप जानते हो इसे टूटता है। ठीक है, इससे जो यूरेनियम होते हैं, नाभिक होता है यूरेनियम का जो नाभिक होता है, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक, इसको इसका नाभिक जो है, इसमें इसको इस प्रकार से मारते हैं न्यूट्रॉन, तो ये तोड़ते हैं, तो ये आसानी से टूट जाता है। ये वाला जो है वो आसानी से टूट जाता है, क्योंकि ये कमज़ोर होता है इसकी तुलना। ठीक, जबकि ये वाला अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी मजबूत होता है। ये काफ़ी मजबूत होता है और ये आसानी से नहीं टूटता है। ये आसानी से नहीं टूटता है। राइट, इसे जब तोड़ते हैं तो ये टूटता किस में है, प्लूटोनियम में टूटता है। प्लूटोनियम। ठीक है, चलो। चलिए, तो इतना समझ में आना चाहिए, ये वाला किस में टूटा है, प्लूटोनियम। ठीक है, और जबकि ये है, ये आसानी से टूट जाता है। ठीक, ये आसानी से टूट जाता है, जबकि ये जब तोड़ते हैं तो ये प्लूटोनियम में टूटता है। प्लूटोनियम में टूटने के बाद आप जानते हो कि इससे क्या है, यूरेनियम से पदार्थ से क्या बनाए जाते हैं, से बनाते हैं बम। क्या बनाते हैं, बम। जो भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं या विस्फोटक हथियार होते हैं, वो यूरेनियम से बनाए जाते हैं। ठीक है, वो यूरेनियम से बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी कि ये बोरॉन की छड़ से इसको नियंत्रण करते हैं। पहले तो तोड़ते हैं, फिर बोरॉन की छड़ से नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ ये जो तोड़ते कहाँ पे हैं, ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए। इसके लिए प्लांट होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। जैसे आपने नाम सुने हो रिएक्टर। ठीक, क्या होते हैं, रिएक्टर आपने नाम सुने हो। जैसे उसमें PHWR वाला होता है, BWER है, FBR है, ये क्या है, प्लांट हैं। ओके, ये क्या है, रिएक्टर प्लांट हैं। आपने तारापुर का नाम सुना हो। ठीक, वहाँ पे काफ़ी अच्छा अवस्थित है। तारापुर में आपको मिल जाएगा, कलकत्ता में मिल जाएगा। तारापुर अर्थात महाराष्ट्र में मिलेगा। हम्म, चलो, तो इतना समझ में आना चाहिए जी। हम बाद में आपको बता देंगे कहाँ कहाँ मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये वाला जो है, यही सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। ये वाला जो है, ये सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है, जबकि ये है इसकी तुलना में कम है, लेकिन ये है भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। ओके, और यही भारत सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसके लिए रिएक्टर जो होते हैं, जो इसे जब तोड़ते हैं न्यूट्रॉन से, तो वो इसमें तोड़ते हैं प्लूटोनियम में। इसमें तोड़ते हैं प्लूटोनियम। राइट, जबकि ये है वो प्लूटोनियम नहीं तोड़ते, सीधी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जबकि ये वाला है वो प्लूटोनियम में पहले टूटता है। चलो, इतना समझ में आना चाहिए। जैसे इसको अगर हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, तो जैसे आप जानते हो कि 92 टू 235, मान लो इसे तोड़ते हैं। ठीक, जब से तोड़ते हैं तो ये टूटता है बेरिलियम में, प्लस के आर, क्रोमीन। राइट, बेरिलियम और क्रोमीन, इसमें ये टूट जाता है। तो बेरिलियम जो होता है वो 56 होता है, जबकि शेष 92 में था 12, 6 यहाँ पे आ जाएगा 6, और 8, 8 में तो 5 गई 3। तो क्रोमियम जो होता है इसका 36 हो जाता है, इसका बेरिलियम 56 हो जाता है। और इस प्रकार से इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 92U। राइट, तो इसे दो में तोड़ देते हैं, बेरिलियम और क्रोमियम। जब ये टूटता है तो बेरिलियम और क्रोमियम में टूट जाता है। चलिए, तो इतना भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि इसके बाद आप जानते हो कि ये यूरेनियम जो है, ये विस्फोटक पदार्थ में काम आता है। साथ ही साथ पृथ्वी की आयु का पता लगाने में भी यूरेनियम का ही प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु, एक डेटिंग का जब पता करते हैं,
तो उसमें भी यूरेनियम का ही यूज करते हैं। यूरेनियम से ही पता चलाते हैं अर्धायु, यानी पृथ्वी की आयु को पता करते हैं कि पृथ्वी की आयु क्या, पृथ्वी की एज कितनी वर्ष हो गई है, राइट, और कितनी वर्ष तक रहेगी। इसका जो जानकारी है ना, यूरेनियम से ही पता करते हैं। तो एक सेगमेंट आपको, या ऐसे एक फैक्ट आपको नॉलेज में होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि सॉरी, जानते हो कि जब हमारे यहाँ पर क्या करते हैं इस यूरेनियम का, राइट, इसका एक ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला, ठीक, इस यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जब इसे कन्वर्ट करते हैं, ओके, इसे जब कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट, वॉइस नहीं आ रही थी, चलिए ठीक है, वॉइस सही कर ली है। देखो, इसे जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको जब परिवर्तित करते हैं, तो ये वाला जो होता है इसी का परिवर्तित रूप एक्स्ट्रा में ये होता है। देखो ये थोड़ा इजी होता है, ये थोड़ा कठोर होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये कठोर है, ये सॉफ्ट होता है थोड़ा इसकी तुलना में। तो जब इसको सेवा वर्धित करते हैं, राइट, सेवा वर्धित करते हैं, तो इसके माध्यम से करते हैं, इसके माध्यम से करते हैं। वैसे तो आप जानते हो इसका सेवा वर्धित जब किया जाता है तो ये तो प्लूटोनियम में ही जाता है, ये तो प्लूटोनियम में ही जाता है। और जब इसका सेवा वर्धित करते हैं ना, ये वाला जब सेवा वर्धित करते हैं तो एक्स्ट्रा में जब बिजली बनाते हैं, ओके, एक्स्ट्रा में जब बिजली बनाते हैं निश्चित रूप से, तो इसका प्रयोग अधिकतम लाया जाता है। क्योंकि आप जानते हो इसका जो है भारत में इसकी कम है, राइट, इसकी उत्पादन क्षमता कम है भारत में। तो इससे बढ़ाने के लिए, इसके बढ़ाने के लिए सेवा वर्धित से इसका यूज करते हैं, ओके, सेवा वर्धित इसका यूज करते हैं ताकि ये विद्युत के प्रयोग में काम आ सके, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो अगर इसकी खदानों की बात की जाए तो खदानें आपको कहाँ मिलेंगी, झारखंड में मिल जाएंगी, ओके, खदानें कहाँ मिलेंगी, झारखंड में मिलेंगी। तो यूरेनियम की जो खदान है वो झारखंड में मिलेंगी, जादूगौड़ा, ठीक है, जादूगौड़ा एक क्षेत्र है, वहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिल जाते हैं झारखंड वाले प्रदेश में, ओके। इसके बाद आप जानते हो जो प्लांट हैं यूरेनियम के, तो आपने जैसे सुना हो PHWR, ठीक है, FBR, ये कुछ रिएक्टर हैं, DWER, चलो, तो ये कुछ रिएक्टर हैं। ये वाला जो है ये FBR है, ये थोरियम का प्रयोग करता है, राइट, ये वाला जो है थोरियम का प्रयोग करता है। और थोरियम के प्रयोग करने से ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। ये जो है FBR वाला, ये जो रिएक्टर है, ये जो रिएक्टर है किसका प्रयोग करता है, थोरियम का करता है। और थोरियम से ये जो है ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता है, कौन, FBR, ओके। ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिल जाएगा कलकत्ता में। PCS में से क्वेश्चन पुट कर देता है तो माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद देखो PHWR, राइट, PHWR जो है ये भी रिएक्टर है, और ये जो है सबसे अच्छा रिएक्टर है, और ये यूरेनियम का प्रयोग करता है। यूरेनियम जो उत्पादन होता है उससे ये ऊर्जा बनाने के काम आता है। ये वाला PHWR रिएक्टर जो है, ठीक है, ये किसके काम आता है, ऊर्जा बनाने का, और ये किसका प्रयोग करता है, यूरेनियम का। और ये वाला जो है FBR, ये थोरियम का प्रयोग करता है, थोरियम का। और ये जो रिएक्टर है ये काफ़ी ओल्ड है, पहले का रिएक्टर है, काफ़ी ओल्ड रिएक्टर है, और ये तारापुर में है, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इतना दिमाग में आपके होना चाहिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ लो, कहीं यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। इसके बाद थोरियम, थोरियम की बात की जाए तो थोरियम का जो है वो आपको सबसे ज़्यादा केरल मिलेगा। कहाँ मिलेगा, केरल में। थोरियम जो है सबसे ज़्यादा केरल मिलेगा, और भारत में थोरियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम की क्षमता में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थोरियम जो है भारत में बहुत पाया जाता है।
यूरेनियम से ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पे तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोरियम जो है भारत में अगर देखा जाए तो यूरेनियम की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये कहाँ पाया जाता है? केरल में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? केरल में। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। और इससे भी क्या है, ऊर्जा बनाते हैं, तो ऊर्जा बनाने के लिए किसका है, कौन सा रिएक्टर है? FBR, जो कहाँ है? कलकत्ता। इतना आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जिंक की। जिंक या जस्ता, ये आप जानते हो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो ये जिंक जो जस्ता होता है, इसका सबसे पहले आप जानते हो जो प्रयोग होता है वो होता है पीतल बनाने में। राइट, पीतल बनाने में काम आता है। साथ ही साथ अगर देखोगे तो जो जंग होती है, जो लोहों में लग जाती है, राइट, तो लोहे को बचाने में और उसे जंग से बचाने में लोहे में ये जिंक का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? जिंक का। ठीक, ताकि जो लोहे होते हैं ना उसमें जंग लग जाती है तो उसको कम से कम किया जाए। और आप जानते हो कि जब आप जानते हो कि जैसे लोहे के ऊपर परत चढ़ाते हैं इसकी, ठीक, ताकि जंग ना लगे, तो जिंक जस्ता वही होता है जो लोहे के ऊपर परत चढ़ाते हैं ना। ऐसे लोहा है ये, तो इसके ऊपर परत चढ़ा दे, तो परतदार परत ऐसे चढ़ाते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? गैल्व गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये एक्चुअली में क्या है, ये धातु के ऊपर धातु चढ़ाना है। तो धातु के ऊपर धातु की परत चढ़ाने की एक विधि होती है, ठीक, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये भी समझ में आना चाहिए। जबकि जस्ता का प्रयोग जो है वो लोहे के ऊपर परत चढ़ाने में काम करते हैं, ताकि जंग से उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। ठीक है, तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पीतल बनाने के भी काम आता है जिंक। चलो, जिंक आप जानते हो कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जैसे आपने देखे हो इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एनोड एथोड हैं, तो ये इलेक्ट्रोड के बनाने में भी ये काम आता है। जो लाइट होती है ना, बिजली में इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक, इस प्रकार से एक इधर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोडों में ये बनाने का काम करता है कौन? जिंक, जस्ता। इलेक्ट्रोड बनाने में ये काम आता है, तो इतना समझ में आना चाहिए। और इसे जो नियंत्रण करता है इसके लिए जिंक लिमिटेड है, यानी कि राष्ट्रीय जिंक लिमिटेड। ठीक है, के भंडारण को लेकर, इसको विनिमय विनियमन को लेकर के सब कुछ कार्य जो करती है वो राष्ट्रीय जिंक लिमिटेड है, कंपनी है, के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। चलो, खदान की बात की जाए तो ये राजस्थान में ही पाया जाता है। किसमें? राजस्थान में ही मिलेगा। इतना समझ में आना चाहिए। चलो, तो इसके बाद आता है सीसा। तो सीसा अगर आप देखोगे तो सीसा है कैडमियम। सीसा आपने देखा हो, ये एक्चुअली में बैटरी जो उद्योग होते हैं, राइट, बैटरी जो उद्योग होते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है। इनको उत्पत्ति के आधार पर ये नहीं पूछा जाता है कि कहाँ कैसा है, केवल बस ये सोच लो कि ये प्रयोग कहाँ किए जाते हैं। तो बैटरी उद्योग जो होते हैं उसमें ये शीशा का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप जानते हो वाहन हैं, ठीक है, नए वाहन होते हैं उसमें शीशा का प्रयोग किया जाता है, तो ये समझ में आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनमें भी आपको, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें भी आपको ये शीशा का प्रयोग देखने को मिलता है, समझ में आना चाहिए। वाहनों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, बैटरी उद्योगों में ये शीशा का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और आप देखोगे सबसे अच्छा एक प्रयोग इसका जो होता है वो होता है जैसे पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन करते हैं, पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन प्रकार की विधि है जिनके माध्यम से अन्य तो आपको मिल जाएंगे धातुएं, उनको निकालते हैं।
सॉरी अधात्विक जो उनसे अलग अलग मेटल बनाए जाते हैं, जैसे केरोसिन, नैप्था है, ऐसे अपने कई सारे नाम हमने आपको गिनाए थे। ये जो है पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन से ही निकालते हैं। तो पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है, में इसी सीसा का प्रयोग करते हैं। ओके, में इसी सीसा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप जानते हो कि वाहन जो होते हैं, जैसे पुराने वाहन हैं, राइट, तो पुराने वाहन के जो धुआं होता है उसमें भी आपको ये शीशा देखने को में भी ये शीशा देखने को मिलेगा। जैसे आप जानते हो कि ऐसे वाहन जहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी पूर्णतया खपत नहीं हो पाती है, राइट, जैसे वैसे वाहन ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वो ईंधन को पूर्ण रूप से दहन नहीं करा पाते हैं। जैसे ये पेट्रोल है, राइट, तो पेट्रोल है, पेट्रोल का कोई फार्मूला नहीं है, पेट्रोल है, इसको ऑक्सीजन दहन कराते हैं। तो पुराने वाहन हैं वो इस पेट्रोल को इस ऑक्सीजन की क्रिया में ही पूर्ण रूप से दहन नहीं करा पाते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, उसको काला काला धुआं निकालते हैं, वो काला काना या कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ये निकलती है। इसी के साथ आप देखते हो कि 2.5 ppm के भी कण इसी से ही निकलते हैं। ये सीसा के कण होते हैं। ये किसके कण होते हैं, सीसा के। तो ये जो है ना, ये आप जानते हो कि हमारी श्वसन नली के माध्यम से ये हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये कैंसर बढ़ाने का काम करते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है वो क्या है, इसी से ही हो जाती है। तो ये एक प्रकार से हानिकारक पदार्थ होता है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ये हमारे शरीर में जाता है तो कैंसर का काम करता है। सबसे ज़्यादा यही है, अगर शरीर में गया तो ये कुछ आत पात है अंदर की आते हैं या कुछ ही ऐसी नर्वस सिस्टम होता है तो उसको डिसबैलेंस कर सकता है। तो वहाँ पर बहुत सारी जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, कैंसर जैसी स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं। चलो, तो इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हैं जो गुटखा होते हैं उनमें भी आपको मिल जाएंगे, का प्रयोग उसमें भी मिल जाता है। जैसे गुटखा जो लोग खाते हैं उसमें के छोटे छोटे कण मिल जाएंगे, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, उसमें मिलते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को यह इनका सामना करना पड़ता है, काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। चलो, तो सीसा के विषय में समझ लिया। इसके बाद जिप्सम। तो जिप्सम आप जानते हो, जिप्सम, ठीक, इसे एक नाम से और जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का प्रयोग आप जानते हो, जैसे पेंटिंग होती है, ठीक, पेंटिंग होती है। पेंटिंग भी आप जानते हो, एक तो प्लास्टिक नुमा में होती है और एक नॉर्मल होती है, तो वहाँ भी आपको जिप्सम का प्रयोग मिलेगा, ठीक। जिप्सम का जो प्रयोग है, वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या जैसे पेंटिंग वाले जो क्षेत्र है, जितने उद्योग होते हैं उसमें जिप्सम का प्रयोग मिल जाएगा। इसके बाद पेंटिंग के क्षेत्र में देख लो, इसका प्रयोग मिलेगा। मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं, राइट, मूर्तियाँ बनाई जाती, मूर्ति जो उद्योग होते हैं उसमें भी जिप्सम का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, राइट। साथ ही साथ जिप्सम का अगर प्रयोग आप देखोगे तो ये सीमेंट उद्योग होते हैं उसमें भी प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग होते हैं उसमें भी ये प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सीमेंट जो बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है, ये आप देखोगे तो ये चूना पत्थर प्लस का जिप्सम, इन दो को मिलाते हैं, चूना पत्थर और जिप्सम को, तब क्या बनाते हैं, सीमेंट। सीमेंट के जो भंडार हैं सबसे ज़्यादा एमपी में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमेंट के, भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट के जो है एमपी में ही मिलेंगे। जितनी भी सीमेंटें हैं सभी एमपी में ही मिलेंगे, चाहे एसी हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे कोई भी सीमेंट हो, वो सभी कहाँ मिलेगी, एमपी में ही मिलेगी, राइट। तो चूना पत्थर, जिप्सम, इनसे दोनों को मिश्रण करके क्या बनाते हैं, सीमेंट, ठीक है। चूना पत्थर आप जानते हो, जिप्सम क्या है और चूना पत्थर, इनका प्रयोग जो होता है ना एक साथ किया जाता है। तो ये क्या होता है कि जैसे ये चूना पत्थर आप जानते हो, जैसे इस पे ऑक्सीजन मतलब कि इसको जो ऑक्सीजन जो होती है, जब इसको इस प्रकार से टकराती है, राइट, बहन बहन करती है, तो ये जो है एकदम कठोर कर देता है, चूना पत्थर कठोर कर देता है। और जिप्सम जो है एक्चुअली में उस चीज़ को मजबूती पकड़ कर देता है कि जिस भी दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में जो क्रिया है, ठीक, जिस प्रकार की गति क्रिया या नहीं कह सकते हैं, तो
वो इस प्रकार से इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, ये भी जिप्सम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो सीमेंट एक प्रकार की देखा जाए तो चूना पत्थर और जिप्सम से ही मिलकर बनती है। चलो, और जिप्सम जो है वो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, बस यहीं वहीं देखने को मिलेगी। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए आज का जो लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल से समझ लिया है और इतना ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पूछा जाएगा कि शीशा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बता सकते हो। उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, बैटरी उद्योग है, वाहन वाहन है उनमें, या इलेक्ट्रॉन उपकरण हैं, राइट, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन है। तो सबसे ज़्यादा अगर लोग कन्फ्यूजन होते हैं तो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन में या बैटरी उद्योग में, यहाँ पर कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। बैटरी उद्योग में एक बार नहीं होंगे लेकिन प्रभाजी आसवन में जरूर हो जाएंगे। तो ये माइंड में आपको याद होना चाहिए कि शीशा का कहाँ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब जिप्सम में आप जानते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो जिप्सम को कहते हैं। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो पेंटिंग में होता है, मूर्तियाँ बनाने में होता है, सीमेंट उद्योग होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, राइट। इसके बाद आप जानते हो जिंक जस्ता है वो कहाँ प्रयोग होता है, तो सबसे ज़्यादा पीतल बनाने में भी होता है, ठीक। और जो इसमें अगर क्वेश्चन बनता है, अगर डीपली बनता है तो गैल्वेनाइजेशन विधि पूछ सकता है, ठीक। गैल्वेनाइजेशन विधि किस उद्योग में या किस खनिज में, धात्विक खनिज में देखने को मिलेगी, तो वो एक्चुअली में होती है जिंक या जस्ता, ठीक। चीज़ें समझ में आना चाहिए। चलो, तो इतना आपको समझ में आ जाता है तो सफिशियंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, राइट। और ये सीमेंट का पूछ सकता है पीसीएस में कि सीमेंट किन दो पदार्थों से मिलकर बनती है, तो याद होना चाहिए चूना पत्थर और जिप्सम। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज की भारत की जितनी भी खनिज संपदाएं थी वो हमने आपको डिटेल से पढ़ा दिया है। और कैडमियम है, आर्सेनिक है, और भी आपने देखे हो जैसे कि कैडमियम मैंने आपको बताया, डोलोमाइट है। तो इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, बस डोलोमाइट आप देखते हो कि कुछ नहीं है, ये भी आपको नीचे मिलेंगे, ये भी एक प्रकार का धात्विक खनिज ही होता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता है। बस ये नीचे कण होते हैं डोलोमाइट के, वो मिल जाते हैं, बस इतना आप समझ सकते हो।